हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जेईई मेंस फरवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। एंड मेनली हम लोग फिजिक्स पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे एज ए होल टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। एंड इट कैरीज 80 मार्क्स, 20 इंटू 4 80 मार्क्स हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस पेपर का सॉल्व करने का मेन रीज़न ये है ताकि स्टूडेंट्स जो जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प हो सके एंड आइडिया मिल सके कि किस तरीके का क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 सेकेंड शिफ्ट का। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The period of oscillation of a simple pendulum is given by like this. Okay. ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को टेक्स्ट बुक का ऑलमोस्ट एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पे। ओके ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हुआ है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 1 मीटर फ्रॉम द मीटर स्केल हैविंग मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm. ओके सो यहाँ पे जो बोला है, पूछे गए हैं क्वेश्चन पे कि द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी का परसेंटेज एरर कितना है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है यहाँ से हम लोग जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, स्क्वायर करके, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग जी लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। लिखने और ना लिखने का एक ही बात है क्योंकि परसेंटेज एरर में कॉन्स्टेंट पार्ट काउंट नहीं करते हैं हम लोग। ओके सो एल बाई टी स्क्वायर। सो हम लोगों को परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर किस तरीके से करते हैं, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस स्क्वायर है 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो हम लोग यहाँ पे ऑलवेज प्लस करते हैं, और जो स्क्वायर फॉर्म है या फिर टू द पावर जो रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके सो इसका वैल्यू हम लोग क्या बिठाएंगे, डेल्टा एल। अभी डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल मीन मिनिमम डिवीजन यहाँ पे कितना है 1 मिलीमीटर। सो इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं मीटर में क्योंकि यूनिट सेम रहना पड़ेगा। सो 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई एल, एल इज़ 1 मीटर, सो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे कितना है, रिजोल्यूशन अब देखिए 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई कितना मेजर हुआ 1.95। अब प्रोसीजर को देखिए, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर के बिना आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते एक्चुअली न्यूमेरिकल को। सो रिलेटिव एरर आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0113। ओके सो परसेंटेज एरर किस तरीके से निकालेंगे, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। सो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई करने से 1.13%। सो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 1.13, ऑप्शन नंबर 3। ओके सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक्चुअली काइनेमेटिक्स से पूछे गए हैं। A particle is projected with velocity v0 along x-axis. Okay, a damping force is acting on a particle which is proportional to square of the distance. यहाँ पे इक्वेशन भी दे दिया है m इक्वल टू यानी कि फोर्स इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स आप लोगों को निकालना है। यानी कि डिस्टेंस कितना होगा, सपोज x हम लोग पकड़ लेते हैं, डिस्टेंस इज x, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। सो गिवन क्या है, फोर्स इक्वल टू ma इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। ओके सो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू dv dt एक्सेलरेशन की जगह पे, क्योंकि हमें देखिए x निकालना है। ओके सो यहाँ पे x को लाना पड़ेगा इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। m डी वी डी टी को हम लोग x किस तरीके से लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डी वी डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं।
ओके, सो अब देखिए dx और dt, dx डिवाइडेड बाई dt क्या हो जाता है v, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mv, mv कितना हो जाएगा dv dx रह जाएगा यहाँ पे इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। सो x को dx को उस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा mv dv इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम वी नॉट जो दिया है इनिशियल टू फाइनल, फाइनल जीरो क्यों है, क्योंकि पार्टिकल स्टॉप हो गया, यहाँ पे देखिए स्टॉप, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। और कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो डिस्टेंस से एक्स डिस्टेंस तक। इस तरीके से हम लोग लिमिट को चूज़ करते हैं। सो इसको अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा m एंड v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर लेंगे तो इस तरीके से आएंगे। और यहाँ पे माइनस तो होगा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक माइनस आएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम लोग करेंगे यहाँ पे माइनस वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3। ओके, सो हम लोग को x निकालना होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 3mv नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा होल 1/3। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन पे m का जो वैल्यू है, m यहाँ पे मिसिंग है एक्चुअली, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग m लिख देंगे, अंदर एक m लिख देंगे, सो एग्जैक्टली यही ऑप्शन यहाँ पे आए हैं। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ये स्टेप आप लोगों को करना होगा ताकि x वर्सेस v आप लोग यहाँ पे ला सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यस, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 11 का जो टॉपिक है वहाँ से पूछे गए हैं। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जनरली जेईई मेंस में आते हैं कुछ इस तरीके का। सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 is cut out of the circular disc of radius a as shown in figure. The centroid of the remaining circular portion with respect to point O will be कितना हो जाएगा, यानी कि centroid of the remaining circular portion किस तरीके से निकालेंगे। तो रिमूव्ड पोर्शन का ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली रिमूव कर दिया गया है। ये वाला पार्ट मैंने जो अभी शेड किया येलो पार्ट, ओके, ये पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। तो रिमूव्ड पोर्शन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पकड़ लेते हैं लेट m, हम लोग पकड़ लेते हैं m को हम लोग क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया, जो कि यहाँ पे डिस्क है तो हम लोग एरिया ले लिए। अगर यहाँ पे स्पीयर बोलते तो हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते। ओके, सो उसके बाद हम लोग लिखेंगे मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क या फिर प्लेट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर डिस्क कितना हो जाएगा ओरिजिनल डिस्क का। अगर हम लोग कैपिटल M पकड़ते हैं इक्वल टू पाई a स्क्वायर इंटू m मीन्स मास पर यूनिट एरिया, तो इसके साथ एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो मास आएगा। ओके, अभी हम लोग निकालेंगे मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। ओके, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन सपोज हम लोग m1 नाम दे देते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे सिमिलर वे में m इंटू एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर, रेडियस है a/2। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं m के रेस्पेक्ट में m/4। ओके, इसको हम लोग m रिप्लेस कर सकते हैं। फाइन, अभी जो इस तरीके का प्रॉब्लम्स जो है इसका करने का एक सिंपल सा वे है, हम लोग x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। जनरली जो फॉर्मूला यहाँ पे आते हैं x cm इक्वल टू x1 m1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जो जनरली फॉर्मूला आते हैं। ओके, बट यहाँ पे रिमूव्ड किया गया है, तो रिमूव्ड जिस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछे जाएंगे कि रिमूव्ड पोर्शन का करने का कुछ तरीका जो है इस तरीके है। तो x cm आ जाएगा, आप लोग देखिए यहाँ पे जो टोटल हम लोग यहाँ पे डैश दे देते हैं। तो टोटल जो मास है
वो हो जाएगा m, और उसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है a। अभी उससे माइनस करना है रिमूव्ड पोर्शन, तो रिमूव्ड पोर्शन का मास कितना है m/4, ओके, इनटू इसका जो डिस्टेंस है सेंटर, यहाँ से सेंटर से जो एक्सिस तक, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3a/4, नहीं 3a/2 हो जाएगा एक्चुअली, a + a/2 यानी कि 3a/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a/2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, हम लोग माइनस कर देंगे कैपिटल M माइनस m/4, जो रिमूव्ड पोर्शन है उसको माइनस कर देंगे। रिमूव बोलेंगे तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रिमूव पोर्शन को माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, इट विल बी 1 माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/8 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5a/6 विच इज़ द अल्टीमेट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे 5a/6 है, ओके। सो दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे गए हैं, सिर्फ आप लोगों को रिमूव्ड पोर्शन किस तरीके से करते हैं उसका आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है कि ए बॉडी वेट्स 4.9 ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट नॉर्थ पोल, फाइन, नॉर्थ पोल पे 4.9 न्यूटन है। व्हाट विल बी इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन अ सेम वेइंग मशीन इफ़ इट इज़ शिफ्टेड टू इक्वेटर। अभी इक्वेटर पे ले गया है, ओके, और वहाँ पे उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, ओके। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन पार्ट से पूछा गया है, क्लास 11 का ग्रेविटेशन पार्ट। एंड ये पूछने का मेन रीज़न एक ही है, जो आपका फॉर्मूला जो है वो टेस्ट करना चाहता है। कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे आप देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर में रखेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जाने का एक फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था G' अगर हम लोग इक्वेटर पे लिखेंगे इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। दिस इज़ द अल्टीमेट फॉर्मूला। जिसको ये पता होगा ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ओके। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेट इक्वल टू mg हम लोग को पता है। वेट कितना है 49 इक्वल टू m इंटू 9.8। सो यहाँ से m इक्वल टू 49/9.8 निकल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 kg, ओके। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है या फिर बॉडी का मास 5 kg है, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 9.8 माइनस r, रेडियस कितना है, रेडियस है यहाँ पे गिवन है 6400 किलोमीटर, तो इसको हम लोगों को मीटर में चेंज करना है, यानी कि 6400 इंटू 10 क्यूब हो जाएगा, ओके। अभी ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अभी आप लोग को ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू है, हम लोग को पता है ओमेगा मीन्स 2π/t। तो इस साइड में हम लोग करते हैं ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा मीन्स 2π/t। अभी t कितना हो जाएगा, 2π मीन्स 2 इंटू 3.14, t मीन्स 24, वन रोटेशन में 24 आवर होते हैं, 24। अभी इसको सेकेंड में लेना होगा, यानी कि 60 इंटू 60। इसका वैल्यू जो है हम लोगों ने इसको पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है। सो आप लोगों को यहाँ पे एक कुछ अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकलता है, ओके। सो यहाँ पे आप लोग को पुट करना है 7.27 इंटू 10⁻⁻5। अब फिर से देखिए, आप यहाँ पे कैलकुलेशन पे मत जाइए, यहाँ पे जो प्रोसीजर है या फिर फॉर्मूला जो यूज़ होते हैं इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसका जो कैलकुलेशन है फिर से हम लोगों ने यहाँ पे करके रखे हैं। सो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 9.766। तो वेट कितना हो जाएगा, W' अगर हम लोग लिखते हैं इक्वेटर पे हो जाएगा mg, m कितना है 5 इंटू जी है 9.766। इसका जो वैल्यू आ जाएगा 48.83 न्यूटन, यह आ जाएगा अल्टीमेट वैल्यू। सो ये ऑप्शन कौन सा है, दिस इज़ द ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट ऑप्शन है।
ओके, आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है वो वाला इम्पॉर्टेंट है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे मीन्स पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 11। क्लास 11 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जिससे हर बार एक नए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन पे, इफ़ 1 मोल, okay, find 1 mole of an ideal gas P1V1 is allowed to expand reversibly and isothermally A to B। तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ है A to B, so इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, दिस इज आइसोथर्मल, ओके, एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, ओके, यहाँ पे दिया है। दिस इज फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, फाइन, यानी कि आइसोकोरिक है, रिड्यूस टू 1/4, देन इट इज़ रिस्टोर्ड टू इनिशियल स्टेट, फिर से C2A लिया गया बाय रिवर्सिबल एडियाबेटिक, यानी कि ये वाला जो है ये वाला है एडियाबेटिक कंप्रेशन। नेट वर्क डन कितना है? सो नेट वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का वर्क डन करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन AB निकालते हैं, ओके, एक एक करके हम लोग को यहाँ पे वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल P1V1 ln, ओके, यहाँ क्योंकि यहाँ पे लॉग यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन पे आप देखिए ln यूज़ किया हुआ है, सो हम लोग ln यूज़ करेंगे। ln कितना हुआ फाइनल 2V1 बाई कहाँ से हुआ? ए पॉइंट पे V1 था, V1, ओके, क्लियर। इसको हम लोग लिख सकेंगे P1V1 ln 2, फाइन। WBC कितना हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम इज 0, दैट मीन्स PdV हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन, तो dV तो 0 है, तो अल्टीमेटली वर्क डन 0। वर्क डन CA का वर्क डन कितना हो जाएगा? यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के समय जो वर्क डन का वैल्यू आता है γ-1 नीचे रहता है, और यहाँ पे P1/4, ओके, ये था फाइन इनिशियल, एक्चुअली P1/4, P इंटू V यहाँ पे 2V1 था, माइनस फाइनल कहाँ था? P1V1, ओके, इसको सॉल्व करने से हम लोग को मिल जाएगा माइनस P1V1/2 γ-1। सो अल्टीमेटली नेट कितना हो जाएगा? हो जाएगा सभी का प्लस, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग P1V1 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? ln 2 माइनस 1/2 γ-1, ओके। सो PV को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV को nRT, बट यहाँ पे n कितना है पहले ही बोल दिया है 1 मोल, सो हम लोग n को 1 पकड़ेंगे, सो RT, ओके, ब्रैकेट ln 2 माइनस 1/2 γ-1। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, देखने में बहुत बड़ा था बट करने में ये बहुत सिंपल था। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहे हैं? ऑप्शन 1, ओके। सो दिस इज द अल्टीमेट आंसर, क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। देखिए और एक रिलेटिव क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। अब क्या होता है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉन्टीन्यूसली लूज देयर एनर्जी। नहीं, ये तो कभी नहीं होगा बिकॉज इलास्टिक कोलिशन होता है वाल के बीच, इलास्टिक कोलिशन। सो इलास्टिक कोलिशन पे एनर्जी लूज नहीं होते, सो ये ऑप्शन कट, ओके। सेकंड ऑप्शन, कंटिन्यूसली स्टिक टू द वॉल। यहाँ पे स्टिक नहीं होता है, ये हम लोगों ने एजम्पशन पकड़ के रखे थे, नहीं होगा। आर अट्रैक्टेड बाय द वॉल्स, अट्रैक्टेड तो नहीं होगा, अट्रैक्टेड और स्टिक होना सेम बात है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, सफर चेंज इन मोमेंटम। डेफिनेटली यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ही होगा, इसी को यूज़ करके हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाले थे। सो दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा, 4 मार्क्स कैरी करने के लिए
प्लस 4 मार्क्स डेफिनेटली ये हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए ये इजी क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम क्लास 11 पार्ट। चलिए इस फिगर में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोला है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज हेल्ड बिटवीन टू मासलेस स्प्रिंग इंक्लाइंड प्लेन पे, जहाँ पे एक अल्फा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोले हैं f। यहाँ पे आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्प्रिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जितना भी एंगल का हो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये मास सपोज इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाएगा, ये स्प्रिंग ऐसे कंट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में ये स्प्रिंग एक्सपांड हो जाएगा, यानी कि दोनों में जो फोर्स एक्ट होगा वो सिमिलर होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है। तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 + K2, यानी कि K + K विच इज़ इक्वल टू 2K। ओके, हम लोग के पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है √m/k इक्विवेलेंट। ओके, सो 2π√m/2k। ओके, सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/t, यानी कि 1/2π√2k/m। दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, ये वाला भी +4 आप लोग बोल सकते हैं। पहले जो 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वो सब क्वेश्चन भी बहुत इजी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम SHM पार्ट क्लास 11। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस तरीके से होगा। ओके, ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को पहले से ही पता है तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग किस तरीके से करेंगे। सो वी नो, एक्चुअली यहाँ पे और एक फॉर्मूला आते हैं, अगर आप लोगों को याद है कि v = ω√a² - x² एंड a इज द एम्पलीट्यूड। ओके, सो v वर्सेस x हम लोग को निकालना है, इसको स्क्वायर कीजिए, v² = ω² a² - x²। ओके, सो v²/ω² और यहाँ पे प्लस x²। ओके, प्लस नहीं, इसको इस तरीके से रखते हैं, इक्वल टू दे के रखते हैं, a² - x² रखते हैं। ओके, सो इक्वल टू v²/ω² प्लस x² लिख सकते हैं, इक्वल टू a²। ओके, अभी हम लोग a² से डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, v²/ω² a² प्लस x²/a² इक्वल टू 1 एंड दिस इज द अल्टीमेट जो हम लोग को निकालना था। ये किसका इक्वेशन है, अगर आप लोग को याद है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी कि जो यहाँ पे ग्राफ होगा वो हो जाएगा इलिप्टिकल। सो ऑप्शन नंबर 2 इलिप्टिकल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है सिंपल सा इक्वेशन है, अगर आप लोग को डायरेक्ट अगर पता होगा तो आप लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जानना होगा कि ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन क्या है, y = a sin। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली SHM से पूछे गए हैं क्लास 11 का, ω t - kx विच इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x एक्सिस या फिर डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, e⁻ है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को भी हम लोग साइन एंड कॉस फॉर्म में, साइन a + b फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन रह गया ये वाला, जहाँ पे यहाँ पे अब देखिए kx, यानी कि k है 15 एंड ओमेगा है 2। ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये दिस रिप्रेजेंट्स
व्हाट, ट्रेवलिंग वेव। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है कि टू इलेक्ट्रॉन, चलिए अभी आ गया है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे एसएचएम भी मैं कुछ देख रहा हूँ, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम एसएचएम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, टू इलेक्ट्रॉन ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फटाफट से एक ड्राइंग कर लेते हैं। सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन है, -e, डिस्टेंस जो है 2d है। ओके फाइन, सो ये डिस्टेंस को हम लोग 2d रखते हैं। ओके, अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन यानी कि +e रख सकते हैं, प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ये है मिड पॉइंट, इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय डिस्टेंस x, यानी कि इसको परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स्ड चार्जेस। सपोज ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे परपेंडिकुलरली मूव किया गया। ओके, सो यहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए इसको इस तरीके से। यहाँ पे एक्चुअली प्रोटॉन यानी कि +e हम लोग रख सकते हैं। ओके, स्लाइटली बाय डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस हो गया x। प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट SHM हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा। ओके, ओमेगा इक्वल टू 2πf, फाइन। तो सिमिलरली हम लोग f को निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोर्स निकालते हैं। ओके, सो F1 कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्स जो है दोनों में सेम आ जाएगा। सपोज हम लोग F1, तो ये वाला जो है ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा इस तरफ अट्रैक्टेड होगा। सिमिलर वे में ये भी इस साइड में अट्रैक्टेड होगा। इसको हम लोग F1 रख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होगा। सो रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे हो जाएगा F। ओके, सो हम लोग को F निकालना है। सपोज दिस एंगल भी थीटा, सपोज ये दोनों एंगल थीटा कर रहे हैं। ओके, सो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, F1 इक्वल टू 1/4πε0 -e², क्योंकि एक है -e और एक है +e, डिवाइडेड बाय ये वाला है एक्चुअली d। ओके, बिकॉज इसको हाफ किया गया है। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं d² + x² डिवाइडेड बाय r² होता है। तो ये वाला हाइपोटेनियस इस तरीके से लिखेंगे। सो इक्वल टू F1 वो वाला भी सेम है। ओके, सो रिजल्टेंट किस तरीके से निकालेंगे, F इक्वल टू 2 F1 cos थीटा, दोनों का प्लस हो जाएगा। इसको cos थीटा करके इसके कंपोनेंट ले लेंगे हम लोग। सो 2 F1 cos थीटा विल बी द आंसर। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 -2e² ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय 4πε0, और यहाँ पे रह जाएगा d² + x² इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस d² + x²। ओके फाइन, सो इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे रूट आ जाएगा यानी कि हाफ, क्योंकि इसका हाइपोटेनियस यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ओके, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इसको अगर हम लोग काटेंगे 2 हो जाएगा। सो -e² x डिवाइडेड बाय 2πε0 d² + x² होल 3/2। फाइन, सो यहाँ पे आप एक ऑप्शन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी तक फोर्स निकाल रहे हैं। हम लोग को क्या बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, दिल्ली बहुत दूर है अभी भी। सो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि x मच लेस देन d, यानी कि d बहुत बड़ा है, तो हम लोग x को इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, सो अगर x को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, -e² x डिवाइडेड बाई 2πε0, यहाँ पे रह जाएगा d³ सिंपली। x को हम लोग इजीली नेगलेक्ट कर दिए। सो ये रह गया एक पार्ट। ओके, अभी हम लोग को पता है कि
F इक्वल टू SHM यहाँ पे हो रहा है, यानी कि -KX पता है। सो K इक्वल टू F/X। ओके, सो F/X अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आ जाएगा E² डिवाइडेड बाई 2πε0 t³, ये निकल के आ गया K। सो अभी फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता है, फ्रीक्वेंसी कितना है 1/2π√K/m, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगा कितना सिर्फ √K/m। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओमेगा लिख के पुट करेंगे, K का वैल्यू है दिस वन, दैट मीन्स √E² बाई 2πε0 d³ इंटू m। अभी आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए। सो E² यानी कि यहाँ पे E को यहाँ पे क्या लिया है Q। ओके फाइन। सो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, दिस इज द ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। सो ये एक पहले ही बोल दिया है हम लोगों ने कि ये मिक्स्ड कंसेप्ट से यहाँ पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, SHM प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर यूज़ किया गया है। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायोड यूज़ करके या फिर कैपेसिटर यूज़ करके। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, आप लोग डायोड और कैपेसिटर से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कंटेन्स 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है, फाइन। इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी एंड आइडियल बैटरी EMF 9 वोल्ट, फाइन। द करंट I, यहाँ पे ट्विस्ट दिया है, करंट I जस्ट आफ्टर स्विच S इज क्लोज्ड, यानी कि जस्ट यहाँ पे क्लोज किया है, कनेक्शन दिया है, तब करंट कितना फ्लो होगा। अब देखिए मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इंडक्टर का कुछ प्रॉपर्टी है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी आप लोगों को पहले जानना होगा। ये जो L है इंडक्टर का प्रॉपर्टी है, कुछ डिफरेंट टाइप तरीके से ये काम करते हैं। जब भी ये करंट इस इंडक्टर से पास होगा इनिशियली ये एक्चुअली रेजिस्ट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ठीक है, इसके अंदर एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। ओके, इनिशियली ये चेंजिंग फील्ड होगा क्योंकि करंट जो है 0 टू कुछ फाइनाइट वैल्यू I तक जाएगा और इसके लिए कुछ फाइनाइट टाइम लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं उस टाइम के लिए ये ऑल्टरनेट करंट के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो रहा है करंट। सिंपली ऑल्टरनेट करंट नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 वोल्ट का DC बैटरी है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये चेंज हो रहे हैं। ओके, क्या चेंज हो रहे हैं, करंट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं सिंपली। सो हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो इंडक्टर है इनिशियली इंडक्टर से कोई करंट पास ही नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियली अपोज कर रहे हैं। दैट मीन्स करंट जो है यहाँ से जाके इस साइड में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ से पास होगा। सो अल्टीमेट जो फिगर बन जाएगा ये बन जाएगा, यहाँ पे स्विच था, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर। ओके, R सिंपल यही 9 वोल्ट का बैटरी लगा होगा। ओके, सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। तो V इक्वल टू आई आर हम लोग को पता है, 9 इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर सीरीज में लगा है, आर का वैल्यू 2 ओम है यानी कि 4, आई इक्वल टू 9/4। सो 9/4 का वैल्यू आ जाएगा 2.25 एम्पेयर। सिंपल, ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इंडक्टर का प्रॉपर्टी आप लोगों को अगर पता होते तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन्स। यस, अभी आप लोग को डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ। डोमेन मीन्स कुछ इस तरीके से डोमेन होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। सपोज कुछ इस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस तरीके से अलाइन होते हैं और ये वाला
पार्टिकुलर डोमेन में इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से हम लोग पकड़ लेते हैं। सपोज ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या पूछे गए हैं? द मैग्नेटिक डोमेन इंक्रीज इन साइज बट नो चेंज इन ओरिएंटेशन। अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल फील्ड, सपोज हम लोग एक एक्सटर्नल फील्ड यूज़ करते हैं, सपोज इस तरीके से हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किए हैं। ओके, सो क्या होगा? इंक्रीज इन साइज, मैग्नेटिक डोमेन का साइज इंक्रीज होगा बट नो चेंज इन ओरिएंटेशन। डेफिनेटली ये नहीं होगा, चेंज तो होगा ओरिएंटेशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे होते हैं तो ये जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन डेफिनेटली चेंज होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, नहीं होगा। डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इट्स ओरिएंटेशन। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएंगे, हम लोग देंगे एक्चुअली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे आप देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल किया हुआ है, सभी अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ये वाला जो इसका हम लोग एक सिंपल सा ड्रॉ करते हैं एक्चुअली, इसी को आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये वाला क्या हो जाएगा, आप देखिए, फर्स्ट ये वाला जो डोमेन है, ये वाला डोमेन हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से घूमना, इस डायरेक्शन में घूमना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। सिंपल है इस डायरेक्शन में अलाइन होना। ओके, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, हो गया। और ये तो इसी डायरेक्शन में था, सिंपल। और ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया, वो है इसका डोमेन साइज। यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे छोटा हो गया तो ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट ये बड़ा हो गया, ये वाला डोमेन। दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है अलॉन्ग विथ चेंज इन ओरिएंटेशन। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे फिट बैठता है, में इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इन ओरिएंटेशन। क्लियर? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक मैचिंग दिया गया है, आप लोग को मैच करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पे जानना होगा कि यहाँ पे एक्चुअली मैच करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, सो केयरफुली आप लोग को मैच करना है। सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, एक्चुअली EM वेव से ये आया है, क्लास 12 का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। सो हम लोग कौन कौन से जानते हैं इजीली? यहाँ पे तो हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ सभी को एक टेबल था NCERT बुक में, वो आप लोगों को पढ़ना है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ये एक्चुअली +4 है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ओके, गिफ्ट है ये वाला क्वेश्चन। गामा रे, गामा रे हम लोग को पता है कि न्यूक्लियर, डीके ऑफ न्यूक्लियर से आते, रेडियो एक्टिव। सो डी हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, हम लोग उल्टा करके लिख रहे हैं एक्चुअली। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी हो जाएगा ऑप्शन 1। डी नहीं, ये गामा रे है C नंबर। ओके, सो C नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 1। सोर्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे कहाँ से मिलेगा? एक्सरे मिलेगा कहाँ से? इनर शेल इलेक्ट्रॉन या फिर वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कौन सा वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे? अब देखिए, ऑप्शन ए जो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन से आते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 नंबर। फाइन। सोर्स ऑफ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ से आते हैं? इंफ्रारेड आते हैं वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पता था ना, वाटर मॉलिक्यूल्स हीट जनरेट करते हैं जब वाइब्रेट करते हैं, तो ये था इंफ्रारेड, हीट वेव्स इंफ्रारेड को बोलते हैं। ओके, सो इंफ्रारेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी हो जाएगा ऑप्शन 4। सी तो हो गया ऑप्शन नंबर 1, गामा रे रेडियो एक्टिविटी के। डी नंबर क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे जो है इनर शेल इलेक्ट्रॉन से आते हैं। एक्सरे अगर आप लोग को याद होगा, ट्रांजिशन एक्सरे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे,
इनर शेल ट्रांजिशन से होता है कि के शेल एम शेल होता है, जहाँ से नॉक करते हैं के शेल से, नॉक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाता है ऑप्शन 3। सो ये वाला D3 में 2 ऑप्शन है और सी नंबर यहाँ पे 1 4, सी नंबर है 1, सो ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट वन। सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, ये गिफ्ट है, +4 है। एनसीईआरटी बुक आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज्ड फ्रॉम रेड टू वायलेट, यानी कि रेड का जो वेव लेंथ है ऑब्वियसली ग्रेटर देन वायलेट, यहाँ पे वेव लेंथ को डिक्रीज कर दिया गया, द फ्रिंज विल बिकम, क्या होगा? वेवलेंथ के साथ ब्राइटर या फिर इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं होगा। इंटेंसिटी यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, वो भी नहीं होगा। सेंटर ब्राइट बिकम डार्क फ्रिंज, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचता है, कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज लाइन्स विल कम क्लोजर, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो ये कैसे आते हैं? बीटा इक्वल टू जो फ्रिंज विड्थ है लैम्डा d/d, ओके, एक्चुअली कैपिटल D/d होता है, लैम्डा d/d, ओके, ये वाला होता है। सो लैम्डा अगर डिक्रीज कर गया तो बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गया मतलब क्या? कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज लाइन विल कम क्लोजर, ओके, क्लोज आ जाएगा। सो दिस विल बी द अल्टीमेट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी जो था वो भी +4, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। एक्स-रे ट्यूब, ये वाला क्वेश्चन जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्ट से पूछे गए हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। एक्स-रे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 1.24 मिलियन वोल्ट। अरे बाप रे, ओके, मिलियन में कितना होता है? 10⁶ रहता है, ओके, मिलियन वोल्ट में काम कराया गया। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द प्रोड्यूस्ड फोटोन कितना हो जाएगा? यहाँ पे फोटोन बोला है, याद रखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलती करेगा इस फॉर्मूला से, लैम्डा इक्वल टू 12.2 डिवाइडेड बाई √v, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके गलती करेगा। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला बुक पे डिराइव किए गए हैं। ओके, हम लोग को यहाँ पे E इक्वल टू hc/λ हम लोग को यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ फोटोन यहाँ पे बोले हैं। ओके, इक्वल टू एनर्जी मतलब क्या? EV हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc/EV। सो h मीन्स 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू C मीन्स 3 इंटू 10⁸। आप लोग के ये तो इतना तो कैलकुलेशन बनता ही है, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला पे यहाँ पे आप लोग को बिठाना है, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिल जाएगा आप लोग को। और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 है 1.24 मिलियन मीन्स 10⁶। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू जो आते हैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 12.4 इंटू 10⁻7 कैलकुलेट करेंगे तो नीचे है 1.24 10⁶। ओके, तो आते हैं 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁵, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻12 विच विल बी इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर, क्योंकि नैनोमीटर में सभी ऑप्शन दिए गए हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, 10⁻³ नैनोमीटर। क्लियर? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या पूछे गए हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये वाला इजी क्वेश्चन है, एकदम गिफ्ट है ये वाला क्वेश्चन, +4। क्यों गिफ्ट है? क्योंकि ये बोर्ड्स में इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोले हैं कि वेवलेंथ इक्वल है प्रोटॉन और अल्फा का, तो हम लोग लिख पाएंगे कि λp इक्वल टू लैम्डा अल्फा। ओके, हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है? Vp/V अल्फा कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हम लोग इसको पार्ट करेंगे,
किस तरीके से करते हैं, लैम्डा पी इक्वल टू एच बाई एम पी वी पी पता है। सिमिलर वे में लैम्डा अल्फ़ा लिखेंगे एच बाई एम अल्फ़ा, हम लोग को पता है एम अल्फ़ा जो है 4 टाइम्स एम पी है, ठीक है ना। अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स व्हाट, जो हीलियम एटम है, सपोज ये न्यूक्लियस है, हीलियम एटम से He+2 होते हैं, +2, 2 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन रहेगा और 2 न्यूट्रॉन रहेगा, यानी कि इसका मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सिमिलर मास होते हैं, इसलिए 4 टाइम्स हो जाएगा। सो 4 MP इंटू वी अल्फ़ा, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों को इक्वेट करने से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह जाएगा एम पी वी पी इक्वल टू 4 MP वी अल्फ़ा, एम पी कैंसिल आउट, हम लोग को वी पी बाई वी अल्फ़ा निकालना है इक्वल टू 4/1, यानी कि 4:1। गिफ्ट क्वेश्चन है ये, 4:1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 17th नंबर क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन ये बाकी है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी गिफ्ट है। अब देखिए +4, क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किस में होगा। अगर आप लोग इतना तो याद करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल था, सपोज n इक्वल टू 1 2 3 4 5, एनर्जी लेवल एनर्जी था -13.6 EV, सेकेंड का कितना था, आप लोग को इतना तो याद करना ही होगा, 3.4 EV, 5 शेल तक तो आप लोग को याद करना है, -1.51 EV, और जितना 4th नंबर पता है 0.85 शायद होता है माइनस, और ये वाला होता है -0.54, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये वाला थोड़ा डाउट है, शायद ये 0.54 होगा। ओके, हम लोग के पास जो फॉर्मूला है डेल्टा ई एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा, यहाँ से न्यू निकालना है। तो आप लोग देखिए ये जो वेरिएशन है, एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा ई यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। सो 1 to 2, 1 से जो 2 होगा या फिर 2 से 1 जो होगा वो वाला ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सिंपल पिक 2 to 1, क्योंकि एनर्जी गैप जो है ज़्यादा है यहाँ पे, इजी पिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी गिफ्ट है, +4, जेनर डायोड सभी पढ़ते हैं यहाँ पे। जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन occurs in a PN junction having P and N both lightly doped, have narrow depletion layer। अभी आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जेनर ब्रेकडाउन का जो विड्थ है, ओके, जेनर ब्रेकडाउन हेवीली डोप्ड है, हेवीली डोप्ड, ओके, एंड डिप्लीशन लेयर जो है नैरो है, नैरो डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर नैरो होने का रीज़न ये है कि नैरो अगर होते हैं तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, दैट मीन्स नैरो, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नैरो डिप्लीशन लेयर, शॉर्ट में लिख रहे हैं DL, विड्थ leads to high electric field, okay, which cause the PN junction breakdown, ओके, यानी कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, नैरो डिप्लीशन लेयर। सो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, हेवीली डोप्ड नैरो डिप्लीशन रीजन। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, यहाँ पे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम सेमीकंडक्टर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर के ऊपर है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज ए होल सेमीकंडक्टर से। स्टेटमेंट 1 क्या पूछे हैं, PN जंक्शन डायोड कैन बी यूज टू फंक्शन एज ट्रांजिस्टर सिंपली बाय कनेक्टिंग 2 डायोड। नहीं, कभी नहीं होता है, 2 डायोड बैक टू बैक कभी नहीं होता है, यानी कि
क्वेश्चन में बोला है कि सपोज हमारे पास दो डायोड है, इस तरीके से हम लोगों ने PNP और यहाँ पे PN इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा बेस एमिटर बेस कलेक्टर। ऐसा नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, गलत है। स्टेटमेंट 2, इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यस, या फिर हम लोग करंट गेन भी इसको बोलते हैं बीटा, इंडिकेट्स रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। यस डेफिनेटली, क्योंकि इन केस ऑफ जो है इस तरीके से होता है, इसको हम लोग रब कर देते हैं ये वाला पार्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, ये जो है बेस वाला पार्ट है IB, कॉमन क्या है, कॉमन एमिटर। ओके, कॉमन एमिटर में बीटा आते हैं और कॉमन बेस में अल्फा आते हैं। सो ये वाला है एमिटर और ये वाला है IC, यहाँ पे है IE। ओके, सो इन दैट केस IC आउटपुट है और ये है IB इनपुट। सो बीटा विल बी डेल्टा IC चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, यानी कि कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ओके, सो 1 फॉल्स 2 करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन गिफ्ट था, गिफ्ट हम लोग गिफ्ट के जगह पे यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन पे क्या पूछे गए हैं? लॉजिक गेट यहाँ पे दिए हैं। सो इक्विवेलेंट कौन सा लॉजिक गेट होगा? ओके, इक्विवेलेंट लॉजिक गेट आप लोग को यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जितना भी टफ होंगे हम लोग इसको गिफ्ट ही बोलेंगे, यानी कि +4 यहाँ पे कॉन्फर्म है। यहाँ से टफ क्वेश्चन कभी नहीं होते हैं, ऑलवेज सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। सो इसका हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसका एक प्रोसीजर है कि हम लोग A, B और Y आउटपुट 0 1 0 1 0 0 1 1 करके सभी का 1 2 3 4 का निकालेंगे उसके बाद। बट ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और यहाँ पे क्या होगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग अवॉइड करेंगे। ओके, इस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? चलिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ओके, सो हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसका जो आउटपुट का फॉर्म हम लोग निकालेंगे। y इक्वल टू यहाँ पे ये वाला है और गेट, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स A प्लस यहाँ पे B और यहाँ पे आ जाएगा B बार, ऑपोजिट है नॉट गेट लगा के, यानी कि B बार का प्लस। उसके बाद फिर से नॉट गेट यूज़ किया, दैट मीन्स होल बार। ओके, आप लोगों को अगर डी मॉर्गन लॉ पता नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिए डी मॉर्गन लॉ यूज़ करके हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। डी मॉर्गन लॉ है A प्लस बी होल बार इक्वल टू A बार डॉट B बार एंड A डॉट B होल बार इक्वल टू A बार प्लस B बार। ये दोनों है डी मॉर्गन लॉ। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक करके इसका आउटपुट निकालेंगे। y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखे हैं A। अच्छा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसके ऊपर बार हो जाएगा और B के ऊपर बार हो जाएगा, यानी कि A बार डॉट B बार बार हो जाएगा B, बिकॉज B बार बार विल बी डबल बार विल बी B, A बार डॉट B। ये हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन पे ये आउटपुट आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे A मल्टीप्लाइड, यहाँ पे क्या है, एंड गेट यूज़ किए हैं, एंड गेट A डॉट B बार। ओके, यहाँ पे और एक ये जो है नॉट यूज़ किया है, दैट मीन्स होल बार। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A बार प्लस B, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड की तरफ चलते हैं। A बार डॉट B होल बार आ जाएगा A प्लस B बार, ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएंगे। सी ऑप्शन पे चलते हैं। y इक्वल टू A बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई
यहाँ पे नॉट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे रिवर्स करना नहीं पड़ेगा, बार देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बार डॉट बी डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, ए बार डॉट बी। तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डी नंबर फिर भी कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू ए और गेट दिया है, यानी कि a प्लस बी होल बार, सिंप्लीफाई करेंगे तो a बार डॉट b बार, विच इज़ अगेन नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पे सभी का सॉल्यूशन वन बाय वन विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे करके दिए हैं। आप लोगों को इसी टॉपिक वाइज इस तरीके का क्वेश्चन, आप लोगों को सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बुक से आप लोग कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो टेबल या फिर ग्राफ होते हैं, ओके, और जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इनसाइड प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। वहाँ से आप लोग, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, यानी कि गिफ्ट मिल जाए आप लोगों को, +4 गिफ्ट, ओके, हम लोग इसे गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग ने बोर्ड का प्रिपरेशन किया है, एटलीस्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग को, और जो लोग थोड़ा मेहनत किए हैं 15+ तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। और जो लोग थोड़ा माइन्यूटली पढ़ेंगे, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन सब करेंगे, यहाँ पे 18+ 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 18+ यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू।